हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री मैथ्स। केमिस्ट्री बोले तो केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब कुछ यारी दोस्ती। तो बस ऐसे ही यारी दोस्ती में फिर से आ गए हम एक बार तुमसे मिलने, और बातों ही बातों में हम लोग जो है केमिस्ट्री भी पढ़ डालेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी पर बातें करी थी और देखा था कि किस तरह से थॉम्सन ने एटम का पहला मॉडल प्रेजेंट किया था और कैसे रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि रदरफोर्ड जो मॉडल एटम का दे रहे हैं वो मॉडल सही नहीं है। तो इस क्लास में हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर थोड़ी बातें और करेंगे और रदरफोर्ड ने जो एटम के लिए मॉडल प्रेजेंट किया उस पर थोड़ी बातें करेंगे। रदरफोर्ड ने किया क्या, एक थिन गोल्ड फॉयल ले लिया। थिन गोल्ड फॉयल एक पतला सा गोल्ड फॉयल अगर हम कंसीडर करें, हालांकि तुम्हें देखने में ये मोटा दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसे काफी जूम करके देख रहे हैं। तो इस थिन गोल्ड फॉयल के अंदर क्या होगा, गोल्ड के कुछ एटम्स होंगे। तो ये गोल्ड फॉयल जिसके अंदर गोल्ड के एटम्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है। एटम्स का कुछ लेयर तो होगा ही होगा, 2 लेयर हो जाए, 3 लेयर हो जाए, 4 लेयर हो जाए, 10 लेयर हो जाए, डिपेंड करता है कि गोल्ड फॉयल जो है कितना थिन या कितना थिक। अगर बहुत ज़्यादा थिक ले लेते हो तो एटम्स का लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। बहुत थिन लेते हो तो एटम्स का जो लेयर है, जैसे इसमें 3 लेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये लेयर्स कम से कम रहेंगे। तो रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से कोशिश की जितना थिन से थिन हो सके, जितना थिनेस्ट पॉसिबल गोल्ड फॉयल वो बंदा ले सकता था उसने लिया, और लेने के बाद इस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स कह दो, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स है और अल्फा पार्टिकल फायरिंग मशीन कुछ होगी जिससे अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया जा सकता है। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कराई गोल्ड फॉयल के ऊपर, और जो रिजल्ट उसे मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल को पार करके सीधा उस तरफ निकल जाते हैं जैसे बीच में कुछ रखा ही नहीं। न तो अल्फा पार्टिकल को कोई नुकसान पहुंचा, न तो गोल्ड फॉयल को कोई नुकसान पहुंचा। दौड़ते हुए सीधा ये उस पार निकल गया। जैसे हम अगर एक दीवार में से दौड़ते हुए निकलने की कोशिश करें तो क्या होगा, या तो हम टकरा करके गिर जाएंगे, या तो हम बहुत मजबूत है तो दीवार टूट जाएगा, या फिर बीच में एक रास्ता हो, हम रास्ते से निकलते हुए उस पार निकल जाए, न दीवार को कुछ हुआ न हमको कुछ हुआ और हम उस पार हो गए। तो गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की एक पतली सी प्लेट तुम ले लो तो तुम्हें तो देखने में लगेगा कि ये प्लेट सॉलिड है, इसमें से कोई भी चीज जब इसके आर पार जाएगा तो या तो वो प्लेट से टकरा करके नीचे गिर जाएगा, या तो प्लेट को तोड़ करके उस पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, न तो प्लेट टूटी, न तो गोल्ड फॉयल को कोई नुकसान हुआ, न तो अल्फा पार्टिकल नीचे गिर रहा है। ज्यादातर समय हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल जा रहे हैं। हाँ, कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो अपने रास्ते से थोड़ा ज्यादा मुड़ जाते हैं, कह दो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो अपने रास्ते पर नियरली वापस लौट आते हैं। तो अब इन चीजों को एक्सप्लेन करना था। तो रदरफोर्ड ने इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने कहा कि चलो हम लोग एक एटम पर फोकस करते हैं। ये एक एटम है, जब ये एक एटम है गोल्ड का, इस फॉयल के अंदर से एक एटम को हमने निकाल लिया और अल्फा पार्टिकल्स डेफिनेटली इस एटम से पास हो रहे हैं। ऐसे ऐसे ढेरों एटम्स, इन्हीं एटम से ये पास हो रहे हैं। तो जब ये एटम से पास हो रहे हैं सीधा निकल जा रहा है, इसका मतलब एटम में खाली जगह पड़ा हुआ है। एटम जो है उसमें ढेर सारा खाली जगह है, और इस खाली जगह की वजह से ही अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल करके उस तरफ चले जा रहे हैं। और ढेर सारा खाली जगह, इसीलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाते हैं,
और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस आ रहे हैं, या फिर कह दो अपने रास्ते से बहुत ज्यादा मुड़ रहे हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल रहे हैं, कुछ है जो थोड़ा मुड़ रहे हैं, कुछ है जो थोड़ा और ज्यादा मुड़ रहे हैं, और बेहद कम अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते पर वापस भी चले आ रहे हैं। इन चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो तुम्हें यह समझना होगा सबसे पहले कि जो ये अल्फा पार्टिकल होता है, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। होता क्या है, हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम में से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यही अल्फा पार्टिकल। और भी गहराई से समझो तो हीलियम एटम क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो जब तुम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दोगे तो बचेगा केवल न्यूक्लियस, और जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, 2 प्रोटॉन 2 बार पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बार नेगेटिव चार्ज, सब कुछ न्यूट्रल है। लेकिन जैसे तुम दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दोगे केवल न्यूक्लियस बचेगा, और न्यूक्लियस के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल तुम कह सकते हो हीलियम 2+ आयन कह सकते हो इसे, या फिर हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हो, क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बचता क्या है, न्यूक्लियस ही बचता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, प्रत्येक अल्फा पार्टिकल पर क्या है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इस एटम के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक सेंटर पर कंसीडर करें हम, ठीक, ऐसे बना देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर पर कंसीडर करें हम, तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल एटम से गुजर रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजर सकता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज के दूर से गुजर सकता है। तो जब ये दूर से गुजरेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, तो पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने समझा था कि थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद क्या प्रश्न उठा कि इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटम के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। और थॉम्सन ने कह दिया था कि पॉजिटिव चार्ज ठीक वैसे ही पूरे एटम में फैला हुआ रहता है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर उसका फ्लैश फैला रहता है, तो ठीक वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो मॉडल सही नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स इससे टकरा करके गिरते नहीं है बल्कि सीधे सीधे चले जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम में नहीं फैला हुआ है। अगर पूरे एटम में फैला हुआ रहता तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे ऐसे न निकल पाते। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर एक छोटे से जगह में रहता है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर एक छोटे से जगह में रहता है। इस छोटे से जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है। ध्यान देना, अभी इस समय जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है। जिस समय ये बातें हम कर रहे हैं, जिस समय के दौरान की बात हम कर रहे हैं, उस समय लो क्लास में देखो एक नया ऑडियंस एंट्री मार गया। चलो, तो जिस समय हम लोग ये बातें कर रहे हैं उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया है, न्यूक्लियस नहीं खोजा गया। तो रदरफोर्ड को सोचना है, हमें नहीं सोचना है। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि हम पहले एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद कैसे खोजा गया वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है, लेकिन रदरफोर्ड को नहीं पता था। तो रदरफोर्ड ने पहली बार इस बात को कहा, पहली बार किसी बंदे ने इस बात को कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पर बहुत ही छोटे से जगह में रहता है। पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर बहुत ही छोटे से जगह में रहता है, और इस छोटे से जगह को न्यूक्लियस कहें, और इसके बाहर ढेर सारा खाली जगह है। और इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल क्या है इन खाली जगहों से गुजरता है तो सीधा सीधा निकल जाता है। लेकिन जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा और अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता बदल देगा। अल्फा पार्टिकल को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, जितना पास से गुजरेगा उतना ज्यादा उसका रास्ता जो है उसको बदलना पड़ेगा। और बिल्कुल सामने पड़ जाए तो दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा और अल्फा पार्टिकल को अपने रास्ते पर वापस मुड़ना पड़ेगा। तो इस वे में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से ये समझाया कि जो एटम होता है, एटम के अंदर ढेर सारा खाली जगह है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो
एटम के सेंटर पर रहता है, और ये सेंटर जो है बहुत छोटा है, करीब करीब लाख गुना छोटा तुम कह सकते हो, एटम की तुलना में लाख गुना छोटा सेंटर है। इसी सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसी सेंटर के अंदर एटम का सारा मास भी है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर में घूम रहे हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर कोई खास बहुत ज्यादा मास नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा होता है। तो एटम का मास कहाँ गया भाई? अगर इलेक्ट्रॉन में मास नहीं है तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है और जो बाकी की चीजें हो सकती है जिनके बारे में हमें नहीं पता है रदरफोर्ड के टाइम में, मास उसी के अंदर होगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है वो इसी सेंटर के अंदर रहता है। कैसे रहता है ये भी बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, सारा पॉजिटिव चार्ज और मास इसी सेंटर के अंदर रहता है, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर खाली जगह में घूम रहे हैं। और जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा है खाली जगह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो इस पॉजिटिव सेंटर बोले तो न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन से इसको अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। जितना ज्यादा पास से गुजरेगा रास्ते पर उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बिल्कुल आमने सामने टक्कर हो जाए तो अल्फा पार्टिकल को अपने रास्ते पर वापस लौटना पड़ता है। और इस तरह से रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पहली बार जो है एटम के बारे में कुछ सही सही चीजें और ज्यादा पता चली कि एटम में ढेर सारा खाली जगह है, एक पॉजिटिव सेंटर है, उसी में उसका सारा मास वगैरह रहता है। अब आज के समय में हम लोग जानते हैं कि यस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत छोटा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कंपेयर करें एक बार यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज 0.000548 AMU, प्रोटॉन का मास है 1.0000727 AMU, और न्यूट्रॉन का मास है 1.0000866 AMU। तो तुम देख रहे हो ना, इसका 1 पॉइंट समथिंग, इस समथिंग को इग्नोर कर दो तो नियरली न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। प्रोटॉन का जो मास है वो भी 1 AMU के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का मास 1 AMU से बहुत छोटा है, क्योंकि 3-4 तो पहले डेसिमल के बाद 0 आए हैं, और फिर ये 5486 वगैरह आ रहा है। तो करीब करीब 2000 गुना छोटा है ना। इसको तुलना करोगे 2000 गुना छोटा है, इसको तुलना करोगे तो 2000 गुना छोटा है। तो एक प्रोटॉन के सामने एक इलेक्ट्रॉन मास के टर्म्स में देखा जाए तो 2000 गुना छोटा है। तो जैसे कहीं पर 2000 किलोग्राम मास रखा हुआ है, उसमें से 1 किलोग्राम मास निकाल ले तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 2000 किलोग्राम कहीं पर कोई चीज रखी हुई है, उसमें से 1 किलोग्राम हम निकाल करके लेकर चले जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो एटम के मास पर नियरली कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा मास है, बाहर कोई खास मास प्रेजेंट नहीं है, बाहर बस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास बेहद थोड़ा सा मास है। तो एटम का जो करंट मॉडल हम जानते हैं, जो एटम के बारे में हम जानते हैं, अगर उस चीज को यहाँ पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई करें तो हम कहेंगे यस, हमारे मन में जो बात चलेगी कि यस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन है। रदरफोर्ड को नहीं पता था कि प्रोटॉन है, रदरफोर्ड को बस इतना पता था कि पॉजिटिव चार्ज है। हमारे मन में आएगा कि यस, सारा मास इसी के अंदर होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इसी में रहते थे। रदरफोर्ड को ये भी नहीं पता था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो चीजें होती थी। रदरफोर्ड को बस इतना समझ में आया कि सारा मास इसी के अंदर है, बाहर खाली जगह है, नहीं तो ये सब पास कैसे होते। तो इस वे में रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज कर डाली, न्यूक्लियस के बारे में समझाया कि न्यूक्लियस होता है, और अब कहा कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसी के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हो गया पॉजिटिव न्यूक्लियस, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इसी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। कुछ वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है और सन के चारों तरफ अर्थ वो घूमता रहता है। अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स है ना, अर्थ है, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है, पता नहीं कौन कौन है। तो
हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं क्लास 12 तक, तो हमें हिंदी में तो याद है, लेकिन वो जब अंग्रेजी वाली बात आती है तो दो चार जो सुनते रहते हैं वो याद रहता है, बाकी नाम भूल जाते हैं, और वो उस क्रम में नहीं याद रहता है जिस क्रम में होता है। तो हिंदी में मेरे को सारा क्रम से याद है कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। अंग्रेजी में दो चार प्लैनेट्स के नाम याद है, इसीलिए पूरा नाम लेते नहीं। तो फिलहाल अर्थ जिस पर हम रहते हैं उसका नाम तो हमें याद है ना। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जैसे जैसे घूम रहा है, कुछ वैसा ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं जैसे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और इसको सोलर मॉडल भी कह दिया गया था, सोलर मॉडल ऑफ एटम, सोलर मॉडल ऑफ एटम। फिर इस मॉडल के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस किए गए। जैसे एक ऑब्जेक्शन ये था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, जैसे मान लो एक पत्थर का टुकड़ा ही ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर गिर रहा है, तो तुम जानते हो कि पत्थर अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो अपनी एनर्जी जो है लूज कर रहा है, अपनी एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हुआ चला जा रहा है। पत्थर का टुकड़ा गिरे तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे सिर को चोट लगती है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े में एनर्जी थी और वो एनर्जी उसने तुमको ट्रांसफर कर दी। तो जैसे जैसे पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है, और जब वो किसी चीज से टकराएगा तो उसको चोट लग सकती है पत्थर के टुकड़े की वजह से। जरूर उसमें एनर्जी है, जरूर अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा तुमको ट्रांसफर कर रहा है। तो हम यहाँ पत्थर के टुकड़े से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन सपोज कोई चार्ज है, कोई चार्ज यदि मूव कर रहा है, तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, मैक्सवेल थियरी इसको कहते हैं, कि मूविंग चार्ज एनर्जी लूज करता रहता है। चार्ज मूव कर रहा है, अपने आप मूव कर रहा है, स्पेशली हम उसको जबरदस्ती मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, जब ऊपर ले जा रहे हैं तो अपने आप नहीं जा रहा है, हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी पत्थर के टुकड़े को देते जा रहे हैं। मेरी एनर्जी खर्च होती जा रही है और पत्थर के टुकड़े को एनर्जी मिलती जा रही है। जितनी एनर्जी मेरी खर्च हो रही है, पत्थर के टुकड़े को उतनी एनर्जी मिल रही है। जब पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे मेरी तरफ आ रहा है, मेरे हाथों में आकर के रुकेगा, तो पत्थर का टुकड़ा अपना एनर्जी खोता चला जाएगा। जब वो ऊंचाई से मेरे हाथ में आकर के गिरेगा, तो अब उसके पास एनर्जी कम रह गई, उसकी एनर्जी जो है ऊपर से नीचे आते आते जो है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, और जब हमने हाथों पर उसे रोका तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मेरे को चोट लगी और एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल थियरी कहता है कि अगर कोई चार्ज मूव करेगा, अपने से मूव कर रहा है ना, हम उसे मूव नहीं करा रहे, अपने से मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे एनर्जी लूज करनी पड़ती है। वो एनर्जी लूज करता हुआ ही मूव करता है, बिना एनर्जी लूज करते हुए मूव करना पॉसिबल नहीं। जैसे एक साइकिल है, तुमने उसको चला दिया, वो चलता चलता चला जा रहा है, एक बार तुमने चला दिया, अब चलता चलता चला जा रहा है, तो एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम हो रही है ना, लास्ट में साइकिल जाकर के रुक जाएगी अगर तुम इसे और एनर्जी बाहर से प्रोवाइड ना करो। तो चार्ज अगर अपने से चल रहा है, अपने से मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी लूज करता है। और एनर्जी कैसे लूज करता है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन समझते हो ना, जैसे लाइट बल्ब जो लगा हुआ है हमारे आसपास, बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो रेडिएशन, उसको रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं। सूरज से जो रोशनी वगैरह आ रही है वो भी रेडिएशन है। तो जरूरी नहीं कि रेडिएशन हमेशा तुम्हें दिखाई पड़े, कुछ दिखाई देने वाले रेडिएशन है और कुछ रेडिएशन है जो दिखाई नहीं देते लेकिन एनर्जी उनमें भी होती है। जैसे किसी चीज से तुम्हें गर्मी फील हो रही है तो ये थर्मल रेडिएशन है, हीट देने वाला रेडिएशन है, दिखने वाला रेडिएशन नहीं है। कुछ रेडिएशन से दिखेगा, कुछ रेडिएशन से हीट फील करोगे तुम, और कुछ रेडिएशन आकर के टकराएंगे, तुम्हारी बॉडी में अंदर चले जाएंगे, अंदर जाकर नुकसान भी पहुंचाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो अंदर गया। न तो तुम्हें उससे हीट फील होगा, न तो उससे दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर जाएगा तो तुम्हारे अंदर का जो सिस्टम है उससे वो इंटरैक्ट करता है, अपनी एनर्जी उसको देता है, और उस एनर्जी से तुम्हारे अंदर गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे लोगों को कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर जाकर के अंदर की चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। ऊपर नहीं कोई फर्क डाल पाता, ऊपर नहीं टकराता, अंदर घुस जाता है सीधा, तो ना उससे दिखता है ना उससे गर्मी लगती है, लेकिन वो अंदर जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज की वजह से रेडिएशन निकल रहा है, और ये जो रेडिएशन निकल रहा है तो चार्ज की एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर वही चीज हम लोग यहाँ एटम पर अप्लाई करें तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इसका जो रास्ता है,
उसके रास्ते का जो रेडियस है छोटा होता जाएगा और लास्ट में आकर के ये न्यूक्लियस से टकराएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में टक्कर होगी, ब्लास्ट होगा और एटम विल डिस्ट्रॉय, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम अपने आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एटम जैसा है वैसा पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, अप टू इनफाइनाइट टाइम वैसा पड़ा रहेगा। इस सिचुएशन में उसको कोई नुकसान नहीं। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रख दे और इनफाइनाइट टाइम के बाद भी आकर के देखना पॉसिबल है तो उसी तरह से पड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो एटम जो है स्टेबल है, इस तरह से वो टूटता नहीं है। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर एक ऑब्जेक्शन तो ये उठाया गया कि अगर चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, थॉमसन ने तो कहा था भाई इलेक्ट्रॉन उसी में अटका हुआ है, चलने फिरने की बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो अंतिम में जाके न्यूक्लियस में गिरेगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, एटम डिस्ट्रॉय होता नहीं, तो फिर आपकी बात हम कैसे माने। उसके बाद दूसरा चीज कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो रुक रुक के चल रहा है इलेक्ट्रॉन की लगातार चल रहा है, तो आंसर है लगातार चल रहा है। तो एनर्जी भी लगातार लूज करेगा, उस एनर्जी को रिकॉर्ड कर लोगे। एनर्जी के रिकॉर्ड को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, स्पेक्ट्रम तुम कह सकते हो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हिसाब किताब हम रख रहे हैं कि कितना एनर्जी लिया, कितना एनर्जी दिया, कब लिया, कैसा लिया, कैसा दिया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है और उस एनर्जी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है मगर रुक रुक करके दे रहा है, कंटिन्यूअस नहीं दे रहा है। स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, दो तरह का स्पेक्ट्रम हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है मतलब एनर्जी का लेन देन लगातार हो रहा है, और या फिर लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है मतलब एनर्जी दी फिर नहीं दी, फिर दी फिर नहीं दी, फिर दी फिर नहीं दी। ठीक, तो लाइन स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं। तो एनर्जी एक बार दिया फिर नहीं दिया, फिर दिया फिर नहीं दिया, फिर दिया फिर नहीं दिया। तो ये जो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से एनर्जी निकल रही है, लगातार क्यों नहीं निकलती है, रुक रुक करके क्यों निकलती, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम टाइप का क्यों बनता है। तो ये दो प्रश्न बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शन हो गए रदरफोर्ड मॉडल के लिए। एक तो ये एनर्जी लूज कर रहा है, ये पता चल रहा है क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि स्पेक्ट्रम में कुछ लाइनें दिखाई पड़ रही है, मतलब उसने एनर्जी लूज करी है। तो ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, और दूसरा एनर्जी लूज कर रहा है तो ये कभी ना कभी तो चलो धीरे धीरे सही लूज कर रहा हो तो कभी ना कभी तो न्यूक्लियस में गिरेगा, कभी तो एटम को डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, लेकिन एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। तो इन दो सीरियस ऑब्जेक्शंस की वजह से रदरफोर्ड मॉडल के आगे भी सोचने की जरूरत पड़ी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में हर चीज गलत थी, लेकिन हाँ रदरफोर्ड मॉडल एटम को पूरी तरह से अभी नहीं समझा पाया। जितनी खोज हुई थी उसके लाइट में रदरफोर्ड मॉडल एटम के बारे में जो भी कह सकता था उसने कहा। फिर और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो रदरफोर्ड मॉडल में जो कही गई बातें थी वो एटम के लिए सफिशिएंट नहीं थी, तो और भी खोजे। फिर उसके बाद अगला बंदा आया बोर ने जो है एटम के बारे में और भी रिसर्च किया, और भी खोजा एटम के बारे में, और भी चीजें पता लगाई, जो कि हम लोगों के अगले क्लास का टॉपिक रहेगा। इस क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या और कैसे किया और उसके मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे। तो क्या ड्रॉबैक्स थे, तो एटम के डिस्ट्रॉय होने वाला ड्रॉबैक, और दूसरा स्पेक्ट्रम के कंटिन्यूअस न होने का ड्रॉबैक। स्पेक्ट्रम एटम का लाइन टाइप का होता है। और ये जो भी चीजें हम बोर्ड पर लिखते हैं, जैसे बहुत बार बच्चे कहते हैं सर हम लोग वो क्या कहते हैं जो मोबाइल में तुम लोग फोटो खींचते रहते, स्क्रीन शॉट नहीं ले पाते, आप बीच में से हटते ही नहीं है। तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। जो भी लिखते हैं हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। किसी वीडियो में लिंक नहीं भी रहेगा तो परेशान ना होना, दूसरे किसी भी वीडियो लेक्चर के लिंक से काम चला लेना, सारे लिंक कॉमन होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिला करेगा, उस लिंक से तुम ये जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है सीधा सीधा इसको तुम ले जा करके दोबारा देख सकते हो, दोबारा फिर से वापस देख सकते हो कि तुमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो जो कही हुई बातें हैं वो तो नहीं तुम दोबारा सुन पाओगे बिना वीडियो को चलाए हुए, लेकिन जो लिखी हुई बातें हैं उनको तुम दोबारा भी देख सकते हो। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।